हाय। एक बहुत बड़ी मिथ है कि सेव और इन्वेस्ट सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है। वो लोग जिनकी सैलरी कम है या जिनका बजट लिमिटेड है, वो लोग सेव और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा आपने बहुत लोगों को बोलते सुना होगा, मगर ये बात बिल्कुल गलत है। आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको यूज़ करके आप लिमिटेड बजट में भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए सेविंग की आदत बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेविंग ही नहीं कर पाएंगे, तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो आपको हर महीने सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करना होगा। आइडियली आपको अपनी इनकम का 20% हर महीने सेव करना चाहिए है। इसलिए जिस दिन आपकी सैलरी आए, आप उस दिन इस पैसे को अलग कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने अपनी सेविंग का एक बड़ा पोर्शन इन्वेस्ट करें। आप अपने इमरजेंसी फंड और अचानक आने वाली नीड्स के लिए भी पैसा सेव कर सकते हैं। बट ज़रूरी है कि आप ये डिसिप्लिन बनाएं, हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने की आदत डालें। अपनी सेविंग्स को आप कैश के रूप में सेविंग्स बैंक में रखने के बजाय लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड फंड्स एक तरीके के डेट फंड होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म डेट में इन्वेस्ट करते हैं। लिक्विड फंड से आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और 24 आवर्स में यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। जनरली लिक्विड फंड्स सेविंग्स बैंक अकाउंट से बेटर रिटर्न्स देते हैं। रीजन ये है कि ये म्यूचुअल फंड्स के रिस्क भी कैरी करते हैं। अक्सर लोग सैलरी आने पे स्टॉक्स में लमसम में इन्वेस्ट कर देते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का स्मार्ट तरीका है कि आप महीने भर में ढंग से रिसर्च करके अपने फेवरेट स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर लें और जब उनका प्राइस गिरे तो थोड़ा थोड़ा पैसा उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। इस स्ट्रैटेजी से आप अपना रिस्क काफी कम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट्स में काफी वॉलेटिलिटी रहती है, जिसके चलते आप कभी भी जब मार्केट्स गिरे तो चीप प्राइसेस में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में 4000 से भी ज्यादा स्टॉक्स हैं। अक्सर लोग किसी एडवाइजर के कहने पे या किसी फैमिली मेंबर, किसी फ्रेंड के एडवाइस करने पे किसी स्टॉक में पैसा लगा देते हैं, बिना उस कंपनी को या उसके सेक्टर को जाने बिना। इससे बेहतर है कि आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनकी कंपनीज, उनके सेक्टर्स, उनके बिजनेस को आप समझते हैं या जानते हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगले 5 से 10 साल में ये अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। एज एन इन्वेस्टर आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप हर कंपनी और हर सेक्टर को एनालाइज कर सकें, तो आप कुछ ही कंपनीज और सेक्टर्स पे फोकस के साथ रिसर्च करें और उनमें इन्वेस्ट करें। रिसर्च करने के बाद अगर आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं तो आप उनमें इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। अक्सर इन्वेस्टर्स 10, 15, 20% रिटर्न्स जनरेट करते ही उन स्टॉक्स को बेच देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को चांस ही नहीं दे पाते कि वो आपके लिए वेल्थ जनरेट करें। हमने पहले भी आपको एक वीडियो में दिखाया था कि अगर 1995 में आपने इन्फोसिस के स्टॉक में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो 2020 के एंड तक उसकी कीमत 68 लाख रुपीज से भी ज्यादा हो चुकी होती। आप इमेजिन करिए, अगर किसी इन्वेस्टर ने वो 10,000 रुपए 1995 में इन्वेस्ट करके 15-20% रिटर्न कमाते ही उन्हें बेच दिया होगा, तो उसने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मगर इसका ये भी मतलब नहीं कि आप किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करके उसको भूल जाएं। जब तक आपको कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं दिखता जिससे कि उसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो सकती है, तब तक आप उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। पर जब आपको लगे कि कंपनी के बिजनेस में या सेक्टर की ग्रोथ में कुछ फंडामेंटल चेंजेस आ गए हैं, तब आप उस कंपनी या उस सेक्टर से एग्जिट कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे एक इन्वेस्टर लिमिटेड बजट में भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके वेल्थ जनरेट कर सकता है। लेकिन ये आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको रिसर्च के साथ काफी पेशेंस और डिसिप्लिन भी चाहिए है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमेशा स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग की दुनिया की इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको इस चैनल पर देते रहते हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन सकें। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.